नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे पहले प्रश्न में हमें एक संख्याओं का सेट दिया हुआ है जिसमें हमें तीन संख्याएं दी हुई है। हमसे कहा गया है कि इन तीन संख्याओं में आपस में जो लॉजिक लगा हुआ है उसी लॉजिक को फॉलो करने वाली संख्याओं का सेट ऑप्शन में से हमें ढूंढना है। तो आइए शुरू करते हैं। इस प्रश्न में हमें कौन कौन सी संख्याएं दी हुई हैं? 4, 14 और 44। अब इन संख्याओं को ध्यान से देखने पे हम पाते हैं कि ये वाली संख्याओं का अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा अंतर से संख्याएं एक दूसरे से बड़ी हो रही हैं। जैसे 4 के बाद सीधे 14 आ जाता है और 14 के बाद सीधे 44 आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब संख्याएं एकदम से बड़ी या एकदम से छोटी हो तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस वाली ट्रिक की बजाय मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर या क्यूब वाली ट्रिक से मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अगर हम 4 से लेके 14 तक आना चाहें, 14 प्राप्त करना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं? हम 4 में अगर 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 12, और अगर हम उसमें जोड़ दें 2 तो मिलता है 14। मतलब इस संख्या में 3 का गुणा किया और 2 जोड़ा। अब ये वाली संख्या में देखते हैं, 14 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमें मिलता है 42, और अगर हम उसमें 2 जोड़ दें तो मिलता है 44। तो लॉजिक क्या लगा हुआ है? पहली संख्या में 3 का गुणा किया और 2 जोड़ा, फिर दूसरी संख्या में भी 3 का गुणा किया और 2 जोड़ा। तो आइए ऑप्शंस में देखते हैं ये वाला पैटर्न कौन सा सेट फॉलो कर रहा है। 11, 35 और 107 ये पहले ही सेट फॉलो कर रहा है। 11 में अगर 3 का गुणा करें तो 33, 2 का गुणा करें तो होता है 33, और उसके 33 और 2 जोड़ें तो होता है 35। 35 में अगर 3 का गुणा करें तो होता है 105, और अगर उसमें 2 जोड़ दें तो होता है, अब हमें प्राप्त होता है 107। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर पैटर्न पे आधारित है जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। नंबर्स की सीरीज है। जो नंबर्स दिए हुए हैं वो हैं 15, 14, 12, 9, 5, 0। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी। अब इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो इनमें जो अंतर है वो काफ़ी, ये संख्या एक दूसरे से काफ़ी छोटे अंतर से बड़ी या छोटी हो रही है। जैसे यहाँ पे 15 है, फिर 14 है, फिर 12 है। तो यहाँ पे हमें प्लस या माइनस वाली ट्रिक से हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो अब अगर हम 15 से लेके 14 आए तो मतलब ये क्या होता है? ये हुआ -1। 14 से लेके अगर 12 आए तो ये क्या हुआ? -2 हुआ। 12 से लेके अगर 3 आए तो ये क्या हुआ? ये होता है 12 में से 9 गए तो -3 हुआ। फिर 9 से अगर 5 आए तो ये कितना होता है? ये -4 होता है। 5 से 0 आए मतलब -5 हुआ। तो क्या पैटर्न बन रहा है? -1, -2, -3, -4, -5। तो इसी प्रकार 0 से अगर हमको क्वेश्चन मार्क पे आना है तो यहाँ पे -6 करना पड़ेगा। तो 0 में से 6 घटाने पे क्या मिलता है हमें? 0 में से 6 घटाने पे हमें 6 ही मिलेगा। तो -6 हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें अंग्रेजी के लेटर्स का एक समूह दिया हुआ है। 3 सेट दिए हुए हैं। इनका आपस में जो लॉजिक है उसी लॉजिक को स्टडी करके हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो कौन कौन से लेटर्स का समूह दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है ए, जेड, और फिर दिया हुआ है वाई। उसके बाद दिया हुआ है ई, एक्स, डब्ल्यू, और फिर दिया हुआ है आई, वी, यू। अब हम जानते हैं कि अंग्रेजी में प्रत्येक अक्षर, अंग्रेजी की वर्णमाला के प्रत्येक लेटर की एक प्लेस वैल्यू होती है। जैसे ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, और इसी प्रकार एक्स के लिए 24, वाई के लिए 25 और जेड के लिए 26। तो ए की अगर हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू देखें तो यहाँ पे कितनी होती है? 1। जेड की होती है 26, और y की होती है 25। इसी प्रकार e की प्लेस वैल्यू देखें तो ये क्या हो जाता है? e की प्लेस वैल्यू होती है 5। x की प्लेस वैल्यू होती है, x की प्लेस वैल्यू होती है 24, और w की प्लेस वैल्यू होती है 23। i की प्लेस वैल्यू होती है, i की प्लेस वैल्यू हमें जो मिलती है वो होती है 9। v की प्लेस वैल्यू जो होती है, v की प्लेस वैल्यू होती है
RSTUV 22 होती है, और यू की होती है यू की होती है 21। तो अब अगर हम देखें तो इनमें जो अंतर हो रहा है, संख्याओं में जो अंतर आ रहा है वो कैसा आ रहा है। यहाँ पे से अगर हम ए से ई तक आए तो ये क्या हुआ है, ए से ई तक, ई की प्लेस वैल्यू माफ़ कीजिएगा 5 होती है, तो ए से ई तक कितना हुआ, 4 का अंतर हुआ, 1 से लेके 5। फिर 5 से लेके 9 कितना अंतर हुआ, ये भी 4 का अंतर हुआ। 26 से लेके 24 पे आए मतलब कितना कम हुआ, -2 हुआ। 24 से लेके 22 पे आए तो मतलब कितना कम हुआ, -2 हुआ। 25 से 23 मतलब -2, और 23 से 21 मतलब यहाँ पे भी -2। तो पहले लेटर्स +4 से बढ़ रहे हैं और दूसरे और तीसरे लेटर -2 से घट रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा लेटर आ जाएगा, 9 है। 9 में अगर +4 करेंगे तो कौन सा अंक मिलता है, 13। इसी प्रकार इसमें अगर -2 करेंगे 22 में से तो हमें क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। और 21 में से -2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 19 मिलेगा। तो 13 की प्लेस वैल्यू पे कौन सा लेटर आता है, एम आता है। 20 की प्लेस वैल्यू पे कौन सा लेटर आता है, टी आता है। और 19 की प्लेस वैल्यू पे कौन सा लेटर आता है, एस आता है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, MTS, ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे MTS समूह आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें एक वेन डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमें इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है उसको स्टडी करना है, और सही वेन डायग्राम से हमें हमारा उत्तर ज्ञात करना है। कौन कौन से 3 लेटर्स दिए हुए हैं हमें, दिए हुए हैं लेडी कांस्टेबल, अंकल्स और मदर्स। तो लेडी कांस्टेबल मतलब एक ये विशेष वर्ग हो गया, महिला कांस्टेबल। अब इसमें महिला कांस्टेबल है और दूसरा फिर दिया हुआ है अंकल्स। लेडी कांस्टेबल मतलब ये तो फीमेल्स हो गई, अंकल्स मतलब मेल हो गया। तो लेडी कांस्टेबल और अंकल्स का कोई संबंध आपस में नहीं हो सकता, तो इसके लिए ये दूसरा सर्कल बन जाएगा। अब तीसरा लेटर दिया हुआ है मदर्स, तो मदर्स कुछ ऐसी हो सकती हैं जो लेडी कांस्टेबल हो, मतलब लेडी कांस्टेबल में मदर हो सकती है, लेकिन सभी मदर्स लेडी कांस्टेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार से ये वाला जो एरिया है ये उस एरिया को दर्शाएगा जिसमें जो लेडी कांस्टेबल हैं वो माँ भी हैं। तो इस प्रकार से ये वेन डायग्राम बनेगा। ये हो गया लेडी कांस्टेबल, ये हो गया मदर्स, और ये हो गया अंकल जो इन दोनों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें एक डायग्राम दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि इसमें कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं। अब हमसे ये कहा गया है, ये 3 अलग अलग आकृति दी हुई है जिसमें पहली आकृति त्रिभुज की है जो एजुकेटेड मतलब शिक्षित लोगों को दर्शाती है। दूसरी आकृति एम्प्लॉयड लोगों को दर्शाती है, और तीसरी आकृति रूरल लोगों को, ग्रामीण लोगों को दर्शाती है। अब हमसे कहा गया है कि इसमें इस आकृति को देख के हमें ये बताना है कि कितने रूरल पीपल आर एजुकेटेड, ग्रामीण लोग कितने शिक्षित हैं। तो शिक्षित के लिए कौन सा वाला त्रिभुज है, कौन सी वाली आकृति, ये त्रिभुज की आकृति। तो त्रिभुज के अंदर जो जो भी संख्याएं आ रही है वो शिक्षित लोगों को दर्शा रही हैं, जैसे 16, 12, 22 और 6। अब इसमें से हमें रूरल लोग ढूंढना है, ग्रामीण लोग ढूंढना है। तो ग्रामीण के लिए कौन सी आकृति है, ग्रामीण के लिए ये सर्कल। तो इस सर्कल में और त्रिभुज में जहाँ जहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस सर्कल और त्रिभुज में कहाँ कहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे ये 22 धन 6, ये दो ऐसे संख्याएं हैं जो एजुकेटेड में भी है और रूरल में भी है। तो 22 और 6 28, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रिलेशनशिप से संबंधित है जिसमें हमें कहा गया है कि चंदा भरत की पत्नी है, मोहन चंदा का पुत्र है, आशीष भरत का भाई है और ध्रुव का पिता है। मोहन ध्रुव से किस प्रकार संबंधित है ये हमें ज्ञात करना है। तो ये दिया गया है हमें कि चंदा भरत की पत्नी है, चंदा ये फीमेल है, और इनके पति कौन है, भरत हैं, ये भरत हैं, ये मेल जेंडर हो गया। अब कहा गया है मोहन चंदा का पुत्र है, मोहन चंदा का पुत्र है, तो मोहन यहाँ पे आ जाएगा, ये हुआ मोहन, पुत्र है इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा मेल जेंडर के लिए। आशीष भरत का भाई है,
भरत का भाई है, मतलब यहाँ पे इसके पैरेलल आ जाएगा। ये हो गए आशीष के लिए बॉक्स। तो आशीष मेल जेंडर है इसलिए प्लस का आ गया है। और ध्रुव का पिता है, मतलब आशीष का पुत्र कौन है? ध्रुव है। ये बॉक्स किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा ध्रुव के लिए। प्लस जेंडर, प्लस साइन मेल जेंडर के लिए। अब हमसे क्या कहा है? ध्रुव और ध्रुव, मोहन ध्रुव से किस प्रकार संबंधित है? तो मोहन और ध्रुव का क्या संबंध है हमको ज्ञात करना है। तो अब अगर हम देखें तो भरत और आशीष भाई भाई हैं, और मोहन भरत का पुत्र है और आशीष का पुत्र है ध्रुव। तो ये दोनों एक दूसरे के, इन दोनों का आपस में क्या संबंध हो गया? ये दोनों एक दूसरे के कजिन हो गए। कजिन मतलब चचेरा भाई। चचेरा भाई मतलब ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें 4 लेटर्स दिए हुए हैं, जिसमें से 3 किसी तरह से समान है और एक भिन्न है, वो ज्ञात करना है। इन 4 वर्ड में 3 एक निश्चित रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, उनमें से एक अलग है, वो हमें उत्तर के रूप में ढूंढना है। कौन कौन से वर्ड्स दिए हुए हैं? सर्कल, ट्राइंगल, डायग्राम और रेक्टेंगल। तो सर्कल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल अगर हम देखें तो ये हमारे ज्योमेट्री के शेप्स होते हैं। सर्कल मतलब वृत्त, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज और रेक्टेंगल मतलब आयत। लेकिन डायग्राम, डायग्राम मतलब एक कोई भी आकृति हो सकती है, एक निश्चित आकृति नहीं, सभी आकृति के लिए डायग्राम इस्तेमाल होता है। लेकिन बाकी के जो 3 हैं वो ज्योमेट्री में जो शेप्स होते हैं, ज्योमेट्री में जो आकृतियाँ होती है, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, हेक्टागन, पेंटागन, इनको दर्शाते हैं। तो ये पहला, दूसरा और चौथा आपस में एक विशेष प्रकार से संबंधित है, लेकिन डायग्राम इनमें से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें एक श्रृंखला दी हुई है जिसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या हमको याद करनी है। श्रृंखला को गौर से देखने पे हम पाते हैं जो संख्याएं हैं काफ़ी ज़्यादा अंतर से एक दूसरे से बड़ी या छोटी हो रही हैं। देखिए यहाँ पे दिया था 2430, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 270, फिर 90, फिर 30, फिर 10। तो हालांकि ये काफ़ी सरल सवाल है। हमें ये हमेशा ध्यान रखते हैं हम कि जब भी संख्याएं एकदम से बड़ी या एकदम से छोटी हों तो प्लस या माइनस की जगह हमें डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से या फिर स्क्वायर या क्यूब से हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस श्रृंखला को अगर हम गौर से देखें, अगर हम यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को देखें तो 27 के बाद आता है 90, मतलब 27 को हमने 270 के बाद आता है 90, तो 270 को अगर हमने 3 से भाग दे दें तो हमें 90 मिलता है। अगर 90 से 30 आता है तो 90 को हमने फिर 3 से भाग दिया तो 30 मिला। फिर अगर हमने 30 को 3 से भाग दिया तो 10 मिलता है। मतलब पिछली संख्या को 3 से भाग मिल करने पे अगली संख्या मिल रही है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या होगी? 2430 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या मिल जाएगी। तो 3 एकम 3, 8 तिया 24, 8 3 एकम 3 और 0, तो 810 यहाँ पे आ जाएगा 810। अब अगर 810 को 3 से भाग दें तो क्या हमको 270 मिलता है? तो हाँ हाँ, ये होता है 27 270। तो ये लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब एक कहा गया है इस प्रश्न में हमें, एक वॉशिंग मशीन स्टोर का सेल्स बॉय अपने ग्राहकों से लागत मूल्य से 24% अधिक शुल्क लेता है। यदि एक ग्राहक ने एक वॉशिंग मशीन 6200 रुपये में खरीदी तो वॉशिंग मशीन की लागत मूल्य क्या है, ये हमको ज्ञात करना है। तो काफ़ी ज़्यादा सरल सवाल है। अब मान लेते हैं कि हम जानते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, मतलब जितने में कोई दुकानदार कोई वस्तु बेचता है वो उसकी लागत होती है शामिल और उसका प्रॉफिट होता है। तो अब हमसे क्या कहा गया? हमसे कहा गया है कि वह लागत मूल्य से 24% अधिक बेचता है। तो मान लेते हैं कि लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस है उसका x,
कॉस्ट प्राइस है एक्स, या फिर इसको हम ऐसे बोल देते हैं कि कॉस्ट प्राइस बराबर 100% है, क्योंकि किसी चीज़ का भी कॉस्ट प्राइस 100% होगा, उसी पे कोई व्यक्ति उस पे प्रॉफिट के साथ उस वस्तु को बेचेगा। तो मान लेते हैं 100 रुपये में वो उसने वस्तु खरीदी और प्रॉफिट कितना लिया, 24% का। तो ये 100% था और 24% का प्रॉफिट लिया, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो गया 124%। अब इस 124% का हमको मान क्या दिया हुआ है, 124% का मान हमको दिया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6,200 रुपये। तो 6,200 बराबर 124%। ये किसका 124% हो जाएगा, जो कॉस्ट थी, कॉस्ट थी 100 रुपये और 24 रुपये उस पर प्रॉफिट आया। तो कॉस्ट प्राइस था एक्स, हमने उसका 124% निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6,200 बटे 124। इस समीकरण को आगे हल करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 6,200 6,200 बटे में दिया हुआ है 124%, तो 124 और 100 ऊपर चले जाएगा तो 100 का गुणा यहाँ हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको 2 से काटते हैं तो 2 से काटने पे ये हो जाता है 6 दूना 12 और 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 3 1 0 0। इसको हम अगर फिर से 2 से काट दें तो ये मिलता है हमें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 62 को 2 गुणित 31 भी लिख सकते हैं। तो 31 से ये पूरा 31 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा 2। तो 100 गुणित 100 बटे में हो जाएगा 2, मतलब ये हो जाता है 10,000 बटे 2 मतलब 5,000। तो सही उत्तर हो जाएगा 5,000। बी मिलकर एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा ये हमको ज्ञात करना है। हमसे कहा गया है ए और बी मिलके एक निश्चित कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, ए बी और सी मिलके इसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में कर लेगा ये हमको ज्ञात करना है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम निकाल देते हैं। तो 24 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 ये हो जाएगा टोटल वर्क, एलसीएम मतलब टोटल वर्क। अब ए और बी मिलके 24 दिन में करते हैं 24 यूनिट कार्य, तो इनकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 1 यूनिट पर डे की हो जाएगी। और इसी प्रकार ए बी और सी मिलके इस काम को कितने दिन में कर देते हैं, 8 दिनों में, तो इनकी कार्य क्षमता 24/8 मतलब 3 यूनिट हो जाएगी। तो ए प्लस बी हमसे कहा गया है, हमको मिला 1 यूनिट, और ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 8, 3 यूनिट हो गया। अब हमसे सी का मान ज्ञात करने को कहा गया है, तो इस समीकरण में हम ए प्लस बी की जगह क्या रख सकते हैं, ए प्लस बी की जगह हम रख सकते हैं 1, तो 1 प्लस सी बराबर 3, तो सी का मान कितना हो जाएगा 2 यूनिट। तो सी अकेला जब कार्य करेगा तो एक दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा। कुल वर्क कितना है, टोटल कार्य कितना है, 24 यूनिट है, तो 24 में अगर 2 का भाग देते हैं तो कितना मिलता है, 12 यूनिट मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा।